हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 15 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 15वें यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 15 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे कुछ महत्वपूर्ण बहुलक। और इसमें नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे पॉलीथीन, नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे टेफ्लॉन, नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे PAN, नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे नाइलॉन 66, नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे टेरिलीन या डेक्रोन, और बेटे नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे बैकेलाइट, नंबर 7 पर हम पढ़ेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो हमें कुल मिलाकर ये 7 महत्वपूर्ण बहुलक पढ़ने हैं, इनका अध्ययन करना है कि इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनके क्या क्या उपयोग होते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ने हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुलक। ठीक है बेटे, तो सबसे पहला बहुलक जो हमें आज पढ़ना है वो है बेटे पॉलीथीन। तो हम यहाँ लिखते हैं पॉलीथीन, आप भी साथ साथ लिखा करो जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाए लिखने की। पॉलीथीन, ठीक है बेटे, इंग्लिश में भी इसे पॉलीथीन ही कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलीथीन की। और जब मैंने इस चैप्टर को आपको पढ़ाना शुरू किया था तब भी आपको पॉलीथीन ही सबसे पहले सिखाया गया था। आपको पता है कि यदि हम N अणु लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मतलब क्या होता है? एथीन। एथीन, और एथीन क्या है बेटे? एक लक है। एक लक कह सकते हो या मोनोमर भी आप कह सकते हो। यदि हमने इथीन के N अणु लिए हैं और उनका कराया है, क्या कराया बेटे? बहुलीकरण। तो बहुलीकरण कह दो या बहुलकीकरण कह दो या बहुलकन कह दो, एक ही बात होती है। तो ये सारे अणु आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये लिख दिया हमने होल N। तो अब ये बन चुका है पॉलीथीन। पॉलीथीन सिखाया था ना आपको कैसे होती है रिएक्शन। पहले वीडियो में आपको सबसे पहले यही रिएक्शन मैंने सिखाई थी कि वास्तविकता में बहुलकन की क्रिया या बहुलकीकरण की क्रिया कैसे होती है। और पॉलीथीन क्या है? एक बहुलक है, पॉलीमर है। तो ये बात तो हमें पता चल गई है कि जब इथीन के बहुत सारे अणुओं को आप रक्त तप्त नली, यहां लिख सकते हो रक्त तप्त नली, रेड हॉट ट्यूब, प्रवाहित करते हो रक्त तप्त नली में, तो आपको क्या प्राप्त होता है? पॉलीथीन प्राप्त होता है, जो एक बहुलक है। पर यहां आपको एक बात समझनी है बेटे, हमें समझना है कि ये जो पॉलीथीन होती है ना, ये जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन बेटे दो प्रकार की होती है। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। पॉलीथीन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। नंबर 1, जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं निम्न घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन, या आप कह सकते हो लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन या लो डेंसिटी पॉलीइथीन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो हमें निम्न घनत्व पॉलीथीन का पता होना चाहिए कि निम्न घनत्व पॉलीथीन
या लो डेंसिटी पॉलीथीन या LDPE का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपको। यदि आपने N अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन के लिए हैं और आप उन अणुओं को रक्त तप्त नली पर प्रवाहित कर रहे हो, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि टेम्परेचर होना चाहिए 350 से 570 केल्विन। यदि इतने ताप पर आप प्रवाहित करते हो इथीन के अणुओं को, और बेटे दाब होना चाहिए 1000 से 2000 वायुमंडल, बहुत ज्यादा दाब है ना बेटे, 1000 से 2000 वायुमंडल दाब होना चाहिए। और पेरोक्साइड भी होना चाहिए, पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इथीन के N अणुओं को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करते हो तो आपको प्राप्त होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या प्राप्त होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन के गुण व उपयोग के बारे में। गुण व उपयोग कि ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन या निम्न घनत्व पॉलीथीन होती है, इसमें कौन कौन से गुण हमें याद रखने हैं और इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यह एक शाखित श्रृंखला, यह एक शाखित श्रृंखला बहुलक है। ये चीज ध्यान रखेंगे सब बच्चे। कैसा बहुलक है? शाखित श्रृंखला बहुलक। सिखाया था मैंने आपको, ऐसा होता है देखो, यदि एक श्रृंखला ये है और एक श्रृंखला ये है तो इसमें से भी कुछ शाखाएं निकली होंगी और इसमें से भी कुछ शाखाएं निकली होंगी। तो जितने भी शाखित श्रृंखला बहुलक होते हैं उनकी एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि उनकी बहुत सारी जो ये श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखलाएं आपस में संकुलित नहीं हो पाती हैं, यानी पैक्ड नहीं हो पाती हैं, जिसे आपने कहा था निबिड संकुलन, यूनिट नंबर फर्स्ट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है बेटे, ये एक श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला है। पहली श्रृंखला में से भी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, ब्रांचेज निकली हुई हैं, और दूसरी श्रृंखला में से भी बहुत सारी शाखाएं अर्थात ब्रांचेज निकली हुई हैं। पर ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में संकुलित नहीं हो सकती हैं, या फिर बहुत सारी श्रृंखलाएं हो मान लो ये, तो वे बहुत सारी श्रृंखलाएं भी आपस में संकुलित नहीं हो सकती हैं। जैसे झाड़ू की सीखें आपस में संकुलित हो जाती है ना, तो जब ये श्रृंखलाएं आपस में इन शाखाओं के कारण संकुलित नहीं हो सकती हैं, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये श्रृंखलाएं दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी तो घनत्व कम होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इसका नाम निम्न घनत्व पॉलीथीन इसी कारण से है, क्योंकि इसकी श्रृंखलाएं पास पास आकर संकुलित नहीं हो पाती है, घनत्व नहीं बढ़ा पाती हैं। तो नंबर 2 पे जो मैं लिखूंगा वो अतः करके लिखूंगा बेटे, अतः। मतलब यह एक शाखित श्रृंखला बहुलक है, अतः शाखित श्रृंखला बहुलक होने की वजह से क्या होगा? संकुलन न होने के कारण, लिख देते हैं चलो कारण भी, संकुलन न होने के कारण इसका घनत्व, इसका मतलब निम्न घनत्व पॉलीथीन का, LDP का, इसका घनत्व क्या होगा बताओ? घनत्व कम होता है। यदि ये श्रृंखलाएं पास पास आ जाती तो घनत्व बढ़ जाता, और पास पास क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि ये है शाखित श्रृंखला। एक बात ध्यान रखनी बेटे कि ये कठोर होती हैं, कठोर, क्या ध्यान रखना है कि कठोर होती हैं, और अक्रिय होती हैं, क्रिया नहीं करती किसी से, अक्रिय। और बेटे लचीली होती हैं,
कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। और वैद्युत की अल्पचालक होती हैं। लिख देते हैं, वैद्युत लिख दो या विद्युत लिख दो, एक ही बात है। वैद्युत की अल्पचालक यानी विद्युत धारा बहुत कम, ना के बराबर प्रवाहित होती है एलडीपी के अंदर से। ठीक है। और एक नंबर 4 पे हम बात करेंगे। चलो उपयोग की बात करते हैं, उपयोग की, कि दैनिक जीवन में एलडीपी का कहां कहां उपयोग है। एक तो विद्युत तारों के अवरोधन में। जो बिजली के तार होते हैं ना, उनके ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है, जो कवर चढ़ा होता है, वो एलडीपी का होता है। किसका होता है बेटे? एलडीपी का। लचीले पाइप बनाने में भी एलडीपी का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे खिलौने बनाने में भी एलडीपी का प्रयोग किया जाता है, खिलौने बनाने में। ठीक है बेटे। तो लचीले पाइप हो गए, खिलौने हो गए। और आपने पानी की बॉटल्स देखी होंगी, जब मिनरल वाटर आपने लिया होगा, बोतल। बहुत सारे उपयोग हैं, हम इतने ही लिखते हैं। चलो ये है, ये उपयोग ध्यान रखने हैं आपको। एक तो विद्युत तारों का अवरोधन में, ऊपर कवर चढ़ाने में, लचीले पाइप, खिलौने, बोतल। ठीक है, ये सारी चीजें बनाने में, बनाने अब ठीक हो गया ना बेटे? तो इन सबको बनाने में हम एलडीपी का प्रयोग करते हैं। अब निम्न घनत्व पॉलीथीन की एक बड़ी बहन है, उसका नाम है बेटे उच्च घनत्व पॉलीथीन। ये तो था निम्न घनत्व पॉलीथीन, ये उच्च घनत्व पॉलीथीन है। इसे आप कह सकते हो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, जैसे उसे कहा लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो इसे हम कह देंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनती है वो सुन लो। इसमें भी हम N अणु लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, और विशेष परिस्थितियों में हम इसे बनाते हैं। ठीक है बेटे। वे विशेष परिस्थितियां क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि 333 केल्विन से और 443 केल्विन, 333 से 443, 443 क्या 343 ही करो, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ये कर दिया 343। ठीक है बेटे। तो 333 केल्विन से 343 केल्विन तक तो होना चाहिए टेम्परेचर, और प्रेशर होना चाहिए 6 से 7 ATM, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। और एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसे कहते हैं जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। हिंदी में कहते हैं जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। ये होना चाहिए जरूर। यदि जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है तो हमारी जो पॉलीथीन हमें प्राप्त होती है वो होती है HD, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जिगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या होता है? ये क्या होता है बेटे? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। मैं लिख देता हूं, चलो ब्रैकेट में। ये इथाइल है, ब्रैकेट में बंद करा ट्राई। एक तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम होना चाहिए, और दूसरी चीज होनी चाहिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम को TI से लिखते हैं, टेट्रा माने 4, Cl माने क्लोराइड। इन दोनों पदार्थों को यदि हम इकट्ठा प्रयोग करते हैं तो इन दोनों पदार्थों के मिश्रण को हम कहते हैं जिगलर नट्टा उत्प्रेरक, और इससे हमें मिलती है HD पॉलीथीन। और इसकी श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं, देखो रेखीय, शाखाएं नहीं होती इसमें। और जब इसमें शाखाएं नहीं होंगी तो ये तो आपस में क्या होंगी? संकुलित होंगी, जैसे झाड़ू की सीखें होती हैं। और यदि ये आपस में संकुलित हैं
तो पक्की बात है इनका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे गुण व उपयोग की। यहाँ लिखते हैं गुण व उपयोग। यदि हम गुण व उपयोग की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे तो बेटे सबसे पहली बात कि यह एक, नंबर 1 डाल के लिखते हैं, यह एक रेखीय बहुलक है। कैसा बहुलक है, रेखीय। और जब रेखीय बहुलक है तो इसलिए इसमें संकुलन अच्छा होता है। नंबर 2, अतः संकुलन होने के कारण, अतः संकुलन होने के कारण क्या होगा बताओ, इनका घनत्व, संकुलन तो समझ रहे, जैसे झाड़ू की सीखें आपस में बंध जाती हैं इस तरह, इनका घनत्व क्या होगा बेटे, अधिक। इनका घनत्व अधिक होता है। तो इनका घनत्व अधिक इसलिए होता है क्योंकि इनमें संकुलन हो जाता है। और संकुलन क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें शाखाएं नहीं होती हैं, ब्रांचेस नहीं होती हैं। और नंबर 3, यहां लिखता हूं नंबर 3, यह अधिक दृढ़ व कठोर होती है। जो आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो अधिक दृढ़ होगी और क्या होगी, कठोर होगी। चलो उपयोग देखते हैं इसके क्या क्या है। उपयोग यदि हम देखते हैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट इससे बनते हैं, जैसे बोतल, कूड़ेदान, बाल्टियां, पाइप। ठीक है, जैसा आप कह सकते हो बोतल जो थोड़ी हार्ड वाली होती है, कूड़ेदान, और इससे बाल्टियां भी बनती हैं बेटे। बाल्टियों जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे बाल्टियां हैं, मग्गा है, टब हैं और पाइप वगैरह। तो ये हो गए इसके उपयोग। तो मैंने तो बेटे पॉइंट नंबर 3 और 3 के बाद तो 4 आना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 और 4 को यहाँ लिखा है बेटे, पर आपको पॉइंट नंबर 3 और 4 को नीचे लिखना है। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है ना बेटे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। बेटे अब हम बात करेंगे टेफ्लॉन की। किसकी बात करेंगे बेटे, टेफ्लॉन। इंग्लिश में भी इसे टेफ्लॉन ही कहते हैं, TEFLON, टेफ्लॉन। या आप इसे कह सकते हो पॉलीटेट्रा फ्लोरोईथीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोईथीन। ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोईथीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोईथीन। इस तरह भी लिख सकते हो, PTFE। तो टेफ्लॉन के बारे में समझना है, बहुत सिंपल है। कुछ बच्चों को नाम इसका खतरनाक लग रहा होगा, पर इतना खतरनाक नहीं है, आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। क्या होता है बेटे, यदि आप N अणु लेते हो टेट्राफ्लोरोईथीन के, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये होता है टेट्रा। 3 है ना इसमें फ्लोरो, 2 तो ये हैं, 2 तो ये हैं, 4 हैं। 4 को ही तो कहते हैं टेट्रा। तो टेट्रा फ्लोरो इथीन लिए हमने, कितने अणु लिए, N अणु लिए। जब आप इन्हें
इनका बहुलकीकरण करोगे किसकी उपस्थिति में? एसिटाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। यहां लिख देते हैं एसिटाइल पेरोक्साइड। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखनी है कि दाब होना चाहिए उच्च। यहां लिख दूं मैं हाई प्रेशर या उच्च दाब। तो क्या होगा बेटे, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जो हुआ था। यहाँ H की जगह F है, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया होल N। तो ये बना है बेटे टेफ्लॉन। क्या बना है? टेफ्लॉन। लिख देते हैं TEFLON, या आप इसे लिख सकते हो टेफ्लॉन को, और क्या लिख सकते हो? PTFE, यानी पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो ये तो बनाने का तरीका है जो आपको लिख कर आना है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे इसके गुण व उपयोग की। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान है। गुण व उपयोग, सबसे पहली बात, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है या होती है, कुछ लिख लो जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, रासायनिक रूप से क्या होता है? निष्क्रिय, या आप इसे अक्रिय भी कह सकते हैं। नंबर 2, जो संक्षारक करने वाले अभिकर्मक होते हैं ना, संक्षारक तो समझते हैं, जो जलाने वाले, नष्ट करने वाले। तो संक्षारक अभिकर्मकों के प्रति क्या होता है बताओ? इनके खिलाफ काम करता है। तो हम लिख सकते हैं प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी यानी इनके खिलाफ काम करता है। संक्षारक अभिकर्मक जो नष्ट करने वाली चीजें, उनसे बचाने का काम करता है किसी भी वस्तु को। नंबर 3 पे हम बात करेंगे उपयोग की, कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में होते हैं। ध्यान से समझेंगे। एक तो तेल सीलें जो होती है ना, तेल की सील पता कैसी होती है? मान लो आपके पास ये कोई इंजन है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का गोल बॉक्स जैसा, और इसमें यहां लगा रखा है आपने साफ्ट, एक घूर्णन अक्ष लगा रखा है, और इसमें भरा है बहुत सारा ऑयल। क्या भरा है? ऑयल। तो घूर्णन अक्ष जब इस जगह घूम रहा होगा, पूरा घूम रहा होगा, ये तो रोटेशन कर रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ कोई पहिया लगा हुआ है बाहर, उस पहिए में घूर्णन अक्ष लगा दिया, तो ये पहिया यदि घूम रहा है, तो ये जो एक्सल है जिसे आप कहते हो घूर्णन अक्ष, ये भी तो घूम रहा होगा। तो यहाँ जो है एक सील बनाई जाती है यहाँ लगाने के लिए, जिससे ये ऑयल बाहर ना निकले, तेल बाहर ना निकले। इस सील को कहते हैं हम तेल सील। तो तेल सील बनाने में प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से गैस किटों को बनाने में, गैस किट भी ऐसी होती है। यहाँ तो तेल से बचाव हो रहा है, इसी तरीके से गैस किटों से बचाव होगा। अब मैं बताता हूं किस तरीके से होगा। आपकी जो मोटरसाइकिल है, कभी आपने अपनी मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, कार, बस, जो भी चीज है, उसका कभी सर्विस कराया होगा। जब आप उसका सर्विस कराने जाते हो, तो यदि बाई चांस ऐसा हुआ है कि उसे, जो मैकेनिक है, उसे खोलना पड़ गया है इंजन, तो इंजन को जब हम खोलते हैं तो इंजन 2 पार्ट्स में खुलता है। उन 2 पार्ट्स को यदि हम जोड़ेंगे ना आपस में, उन 2 पार्ट्स को जोड़ेंगे, तो उन्हें जोड़ते समय बीच में एक स्पेशल डिजाइन वाला आपको तो दिखाई देगा कि वो कागज का बना हुआ है या किसी पॉलीथीन का बना हुआ है। वो डिजाइन वाला हिस्सा इस तरीके का होता है, जैसे मैं कहूँ ऐसा कुछ स्पेशल डिजाइन होता है, इस तरह की कागज के बने हुए आते हैं, उन्हें भी सील कहते हैं। तो वे बीच में वास्तविकता में बने किसके होते हैं? टेफ्लॉन के। ये हिस्सा जो है दोनों पार्ट्स के इंजन के बीच में लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा इंजन है बंद,
जब ये बंद इंजन खुलता है, इसे मैकेनिक खोलता है, तो इसे दोबारा भी तो बंद करना पड़ेगा रिपेयरिंग के बाद। तो रिपेयरिंग के बाद जब इसे बंद करते हैं तो इस जगह और इस जगह से गैस लीक हो सकती है, इंजन अच्छा काम शायद ना करे। इसलिए हम इस जगह और इस जगह जो आपस में चिपकेंगी, उनके बीच में कुछ इस तरह का एक टुकड़ा लगाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सील है। क्या है बेटे? सील है। और ये भी किसकी बनी होती है? ये भी टेफ्लॉन की बनी होती है। टेफ्लॉन वास्तविकता में दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है बेटे। देखो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा तेल सीलों में। तेल सील मैंने आपको समझा दी। अब समझाया गैसकेट। ठीक है, गैसकेट में इसके अलावा बेटे जो आपके नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना, समझ रहे आप? नॉन स्टिक के बर्तनों पर लेप चढ़ाने, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत प्रेस, बिजली की प्रेस आदि बनाने में, इन सब में उपयोग किया जाता है किसका? टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन के बारे में तो आपको इतना ही लिख के आना है यदि एग्जाम में आता है। अब हम अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। टेफ्लॉन के बाद हम पढ़ेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल को आप PAN भी कह सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट में PAN। और PAN के अलावा आप इसे कह सकते हैं ऑरलोन। ऑरलोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑरलोन। और ऑरलोन के अलावा आप इसे कह सकते हैं एक्राइलोन। एक्राइलोन भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाता है ना, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें लगभग सारे नाम पता हों। देखो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल क्या कैसे बनेगा? हम N अणु लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCN के, यह है एक्राइलो नाइट्राइल। नाम लिख देते हैं एक्राइलो नाइट्राइल, या आप इसे कह सकते हो विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड भी आप इसे कह सकते हो। यदि हम इसका बहुलकीकरण कराते हैं तो इसके बहुलीकरण से क्या होता है? ये जो बॉन्ड है आपको दिखाई दे रहा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बचेगा और ये CH, ये बॉन्ड आगे गया, नीचे CN है, और यहाँ हम लिख सकते हैं होल N। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये है पैन या ऑरलोन। पैन शॉर्ट में पैन कह सकते हैं ना, PAN कह दो, या आप कह सकते हो ऑरलोन, या फिर आप एक्राइलोन भी कह सकते हो। अब इसके गुण और उपयोग के बारे में बात कर रहे, चलो गुण व उपयोग। यदि आपको ऐसा लगता है ना कि हमने तीर के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहाँ लिखा था, तो जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो यहाँ लिख दिया करें बहुलकन। ठीक है, बहुलकन ऐसे लिख दिया करें यदि आप लिखना चाहते हैं। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं PAN के बनाने में, तो इसलिए हमने एरो के ऊपर कुछ विशेष बात नहीं लिखी है। यदि आपको जगह खाली दिखाई दे रही है तो आप बहुलकन या बहुलकीकरण या बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन लिख सकते हैं। गुण व उपयोग की बात करते हैं। चलो सबसे पहले
ये बेटे कठोर होता है और उच्च गलनांक होता है इसका। इसका गलनांक कैसा होता है? उच्च। कठोर है और इसका गलनांक होता है उच्च, सबसे पहली बात। नंबर दो पे हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ ये उपयोगी है। PAN। एक तो इससे बनाए जाते हैं बेटे कालीन। कालीन तो पता है आपको, जो फर्श पे बिछते हैं। एक तो कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है, एक कंबल बनाने में, और बेटे स्वेटर बनाने में। स्वेटर तो पता है आपको। तो कालीन बनाने में, कंबल बनाने में, स्वेटर बनाने में, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे नहाने वाले कपड़े बनाने में। ठीक है, इनमें भी प्रयोग किया जाता है किसका? पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल का। ठीक है बेटे, चलो अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे अगले बहुलक की, जिसका नाम है नाइलॉन 66। क्या नाम है? नाइलॉन 66। इसके बारे में समझना है। सबसे पहले समझना है कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखो जरा। N अणु लिए, ये क्या लिखा मैंने? NH2। NH2 के बाद आप लिख सकते हो CH2 होल 6 और फिर लिख सकते हो NH2। ठीक है, तो ये तो हमने लिया हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। नाम आपको पता ही है, कई बार हमने ले लिया है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन लिया है। इसका रिएक्शन कराना है बेटे एडिपिक एसिड के साथ। किसके साथ? एडिपिक एसिड। COOH तो इधर लिया, CH2 लिखा और लिख दिया होल 4 और इधर भी COOH। ये है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। ठीक है बेटे, एक तो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन लिया, एक एडिपिक एसिड। इसके भी N अणु लिए और इसके भी N अणु ले लो। क्या होता है, यहां से तो H निकलता है, यहां से निकलता है OH। जब OH यहां से निकला है तो यहां से भी निकला होगा, जब H यहां से निकला है तो यहां से भी निकला होगा। एक H, दो H लिखे हैं, इसमें से एक H निकला होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर होता है लगभग 553 केल्विन। इस रिएक्शन में टेम्परेचर लगभग 553 केल्विन होता है और उच्च दाब होता है। उच्च दाब, हाई प्रेशर। तो ये रिएक्शन तो हमने पहले भी किया है, आपको पता है। यहाँ क्या बचेगा? NH बचेगा ना यहाँ, तो लिख देते हैं चलो NH बॉन्ड। NH को ऐसे ही तो लिखेंगे। NH के बाद क्या है? CH2 होल 6, ऐसे लिख दो CH2 होल 6। उसके बाद क्या है बेटे? फिर NH है, यहाँ फिर लिख दो NH। और NH के बाद क्या है? यहाँ क्या है? CO। तो यहाँ बॉन्ड दिखा दो आप, ये नया बॉन्ड बना है ना। उसके बाद हम लिख सकते हैं CH2 होल 4 और उसके बाद फिर लिख सकते हैं हम CO और ये बॉन्ड खाली है, ब्रैकेट में बंद करो, होल N लिखो। तो ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं नाइलॉन 66। नाइलॉन। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये 66 क्या लिखते हो आप, 66 या 66 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एमाइन जो है, इसमें जो हमने एमीन लिया है उसमें कितने कार्बन है? ये तो एमीन है, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना। तो पहला 6 होता है कि इसमें कितने कार्बन है, किसमें? एमीन में। जो आपने नाइलॉन बनाया है, नाइलॉन में एक तो आपने लिया है डाई एमीन कंपाउंड और एक लिया है आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। तो एमीन वाले कंपाउंड में जो कार्बनों की संख्या होती है वो तो लिखी जाती है पहले नंबर पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे आपने यहाँ एडिपिक एसिड कहा है, उसमें कार्बन कितने हैं? 4 तो ये कार्बन है और एक इसका 5 और एक इसका 6। तो ये दूसरे नंबर पे जो 6 लिखा गया है,
वो कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो चलो खैर नोट लिख लो। चलो अच्छा, इसके बारे में थोड़ा लिख ही लें, कभी आपके याद ना रहे। नोट, ये जो नाइलॉन 6 होता है, इसमें पहला 6 का मतलब क्या है? पहले 6 का क्या मतलब है? 2 6 है ना, एक पहला एक बाद। पहले 6 का मतलब है डाई एमीन में, ये डाई अमीन है ना, हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन, डाई एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, परमाणुओं को एटम्स कह सकते हो ना आप, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ये तो होता है पहला 6। और जो दूसरा 6 है, दूसरा 6 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है ना 6 इसके नाम में, तो दूसरा 6 का क्या मतलब है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है बेटे, ये है इसका मतलब, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, रख लोगे ध्यान? चलो अच्छा, अगली बात करते हैं। इसके उपयोग देखो कुछ क्या है उपयोग। उपयोग, उपयोग, एक तो नाइलॉन से बनाए जाते हैं बेटे शीशे। क्या बनाए जाते हैं? शीशे बनाए जाते हैं, कोमा। एक जो ब्रश होते हैं ना, ब्रश, उन ब्रशों के कांटे बनाए जाते हैं। ब्रशों के कांटे तो समझते हो आप, जैसे टूथब्रश हो गया, कपड़े धोने का ब्रश हो गया, और भी बहुत सारे सफाई करने के ब्रश हो गए। तो उन ब्रशों के जो कांटे हैं वे बनाए जाते हैं किसके? नाइलॉन 6 के। ठीक है, इसके अलावा वस्त्र उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है इसका। नाइलॉन का कपड़ा वगैरह होता है ना, जिसे कुछ लोग कहते हैं लाइलॉन का है, ये तो लाइलॉन, वास्तविकता में नाम नाइलॉन है। वस्त्र उद्योग आदि में, आदि, चलो बनाने में ही लिख दो। ठीक है, तो उद्योग नहीं लिखना चाहिए फिर, अब सही रहेगा सेंटेंस, वस्त्र आदि बनाने में। अब ठीक है ना बेटे, तो इन सब में प्रयोग किया जाता है नाइलॉन 6 का। अब अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। चलो अगला देखते हैं क्या है हमारे पास बहुलक। अगला बहुलक है बेटे टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन। और टेरिलीन को डेक्रोन भी कहते हैं। आप टेरिलीन कहो या डेक्रोन कहो, एक बात ध्यान रखनी है, ये एक पॉलीएस्टर है। पॉली में से बहुत सारे, ESTER माने एस्टर, ये एक पॉलीएस्टर है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। टेरिलीन या डेक्रोन एक पॉलीएस्टर है, इसे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, देखो एक क्या है ये? पॉलीएस्टर। कुछ लोग इसे कहते हैं पॉलिस्टर। क्या कहते हैं? पॉलिस्टर। इसका रियल नेम तो बेटे पॉलीएस्टर है। चलो इसके बारे में देख रहे क्या है। यदि आपने N अणु लिए हैं, देखो मैं क्या ले रहा हूं, OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 OH, बताओ क्या है ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है बेटे, इथाइलिन ग्लाइकोल। N अणु लिए हैं और इसका रिएक्शन हम कराएंगे टरथैलिक एसिड के साथ। N अणु ही लेंगे, चलो टरथैलिक एसिड। देखो COOH, फिर बेंजीन रिंग, और ये COOH, ये हो गया टरथैलिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, स्पेलिंग इसकी होगी TERE
PH थैलिक एसिड ये है। देखो TERE टर और थैलिक एसिड, पीएच है इसमें साइलेंट, ध्यान रखना है पीएच क्या होता है, साइलेंट। तो टरथैलिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन कराते हो, यहां से तो H निकल जाएगा, यहां से क्या निकलेगा, यहां से भी H निकलेगा, OH में से H, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा OH, इसे गोल कर दो इस तरह, ठीक है बेटे। तो यहां तो मैं लिखूंगा O, ये सिंगल बॉन्ड है O के बाद क्या लिखेंगे बेटे, CH2 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं ना, 2 बार CH2 नहीं लिखा हमने, CH2 का होल ट्वाइस लिख दिया। यहाँ O है, ये लिख दिया O के बाद क्या है OC, उसके बाद क्या है बेंजीन रिंग है, और रिंग के बाद क्या है CO है, और फिर एक बॉन्ड है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और लिख देंगे होल N, क्योंकि N अणु ही थे टरथैलिक एसिड के, N अणु ही थे इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो ये हमारे पास बन जाता है टेरिलीन या डेक्रोन, ठीक है, इसे आप कह सकते हो टेरिलीन, टेरिलीन कह दो या डेक्रोन कह दो, एक तरह का पॉलीएस्टर है। टेरिलीन या डेक्रोन एक क्या है बेटे, पॉलीएस्टर है। अब हम इसके उपयोग की बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, टेरिलीन या डेक्रोन का उपयोग कहाँ होता है दैनिक जीवन में। यदि हम उपयोग की बात करें, एक तो इससे बनाया जाता है नंबर 1, एक तो इससे टेरी कोट बनाया जाता है, टेरी कोट का कपड़ा होता है ना, टेरी कोट आपने सुना होगा। टेरी कोट के अलावा टेरी सिल्क भी बनाया जाता है, टेरी सिल्क, टेरी कोट और टेरी सिल्क दोनों कपड़े बनाए जाते हैं टेरिलीन से। तो यहां लिख दो आप कपड़ों के निर्माण में। तो टेरी कोट और टेरी सिल्क दोनों कपड़े किससे बनाए जाते हैं बेटे, टेरिलीन से। इसके अलावा और भी इसका उपयोग है, जैसे चुंबकीय रिकॉर्डिंग, चुंबकीय रिकॉर्डिंग जो होती थी ना पहले, उसके टेप बनाए जाते थे बेटे, चुंबकीय रिकॉर्डिंग के टेप बनाने में प्रयोग करते थे हम टेरिलीन का। और चालक बेल्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, चालक बेल्ट, आपको पता है चालक बेल्ट किसे कहते हैं, बेल्ट माने पट्टा, ठीक है। बहुत सारे इंजन वगैरह आपने देखे होंगे मशीनरी, उसमें हम बेल्ट या पट्टे लगाते हैं, चाहे कार का इंजन हो या घास काटने का इंजन हो या और भी बहुत सारे इंजन हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो हम चालक बेल्ट का प्रयोग करते हैं। वो चालक बेल्ट भी हम टेरिलीन की या डेक्रोन की ही बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और उपयोग है इसका, एप्रीन बनाने में। एप्रीन पता है आपको क्या होता है, एप्रीन मैं बताता हूं आपको एप्रीन क्या होता है। आपने कभी देखा होगा, यदि आप अपने कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में गए हैं तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स या टीचर्स एक तरह का कोट पहन कर रखते हैं, कोट, तो उस कोट को हम कहते हैं एप्रीन। क्या कहते हैं, एप्रीन। या डॉक्टर्स के यहाँ आपने देखा होगा कि नर्सेज और डॉक्टर्स एक तरह का स्पेशल टाइप का व्हाइट कलर का कोट पहन के रखते हैं, उस कोट को कहते हैं एप्रीन। या फिर आपने टीवी में या किसी प्रोग्राम में देखा होगा कि जो खाना बनाने वाले होते हैं ना, वे भी एक विशेष प्रकार का कोट पहन के रखते हैं, उसे हम कहते हैं एप्रीन। क्या कहते हैं बेटे, एप्रीन कहते हैं, एप्रीन, याद रखोगे। चलो खैर, ये तो हुआ हमारा टेरिलीन या डेक्रोन। इसके बाद हम बात करेंगे बेकेलाइट की, और बेकेलाइट के लिए यहाँ जगह बेटे बहुत कम है, इसलिए आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो,
फिर हम बेकेलाइट के बारे में बात करेंगे। पहले भी कई बार बेकेलाइट मैंने आपको सिखाया है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुलक है बेकेलाइट। क्या नाम है बेटे? बेकेलाइट। इंग्लिश में भी इसे कहते हैं बेकेलाइट। इसके बारे में पहले भी मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है बेकेलाइट के बारे में। आज थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो बेकेलाइट क्या होता है कि हमारे पास फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। फिनॉल होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, फिनॉल को कैसे बनाता हूं मैं। ये बेंजीन रिंग बनाया, इसके टॉप पे जोड़ दिया OH, ऑर्थो पोजीशन पर एक H जोड़ा है और पैरा पोजीशन पर एक H जोड़ा है। ये बनाया एक फिनॉल। इस फिनॉल के बाद यहाँ प्लस करके मैंने लिखा, ध्यान से देखियो, CH2O। क्या है बताओ ये? CH2O HCHO ही तो है ना ये। या तो CH2O लिख दो या फिर आप लिख सकते हो HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड के बाद फिर यहाँ प्लस का निशान लगाया, यहाँ H लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ भी एक फिनॉल का अणु बनाना है। देखो ध्यान से, ये भी क्या है? फिनॉल। देख रहे आप, ये भी क्या है? फिनॉल है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक एक H बना दिए। इधर भी एक H होगा, इधर भी एक H होगा, इस तरह होंगे H बहुत सारे। इसी तरीके से मैंने क्या काम किया है कि नीचे प्लस का निशान लगाया है और यहाँ बेटे CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO। ये प्लस का निशान लगाया, फिर एक H और फिर बनाया एक फिनॉल का अणु। ये बनाया फिनॉल। इसमें नीचे OH दिखाया है इस तरीके से और यहाँ एक H दिखाया है, होगा तो यहाँ भी H। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दो H दिखाए हैं, दोनों ऑर्थो, पैरा पे एक OH है। इसमें भी हमने क्या किया है, जैसे यहाँ किया था, देखो प्लस CH2O प्लस H और H के बाद फिर हम क्या जोड़ेंगे? H के बाद हम जोड़ेंगे फिर एक इसमें इस तरह का, क्या जोड़ना बेटे? इसी तरह का जोड़ना है एक फिनॉल का अणु। जैसे ये H जोड़ दिया, ये H जोड़ दिया, तो फिनॉल यदि जोड़ना है तो इसके नीचे ही आना चाहिए। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। हाँ, अब आ जाएगा इसके नीचे। ये तो OH ले लो यहाँ और ऊपर ले लो H। ठीक है, यहाँ भी एक H होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और ये लगाया हमने प्लस का निशान और ये लगाया प्लस का निशान और यहाँ भी लिख दिया CH2O। तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि चार अणु तो लिए हैं हमने फिनॉल के। ये चार क्या हैं? फिनॉल हैं। तो ये चार तो हैं फिनॉल, चलो लिख देते हैं, फिनॉल भी लिया और एक दो तीन चार अणु लिए आपने फॉर्मल्डिहाइड के। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के अणु लिए आपने। ये चार चार नहीं होने के, बहुत सारे अणु होंगे। जब आप इन्हें मिला के गर्म करोगे ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ से तो H और यहाँ से H और बीच में से ये क्या निकला है? बीच में देखो O। ये H2O निकल जाता है और ये भी H2O निकल जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कभी कंफ्यूजन हो जाए कुछ। ये निकल गया H2O, निकलेगा तो यहाँ से भी, पर अभी निकाल लेंगे, जरा थोड़ा सा रुको। पहले हमने यहाँ से और यहाँ से H2O निकाला है। यदि यहाँ से और यहाँ से आप H2O निकालते हो तो देखना जरा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्या? यहाँ क्या मिलेगा बेटे? CH2 जुड़ेगा बीच में। ये तो एक हो गया अणु फिनॉल का, ये दूसरा हो गया, और ये अणु हो गया फिनॉल का तीसरा, और ये अणु हो गया फिनॉल का चौथा अणु। चार ही तो बनाए थे हमने, वैसे तो कई हजार अणु होंगे। इसके OH ग्रुप ऊपर की तरफ हैं और इनके OH ग्रुप है नीचे की तरफ। तो बेटे यदि यहाँ से H2O निकल जाता है, ये लिख दिया हमने, चलो N अणु लिख देते हैं, N अणु निकल जाएंगे H2O के।
तो यहाँ बीच में क्या जुड़ेगा बेटे, यहाँ जुड़ेगा CH2, इधर भी जुड़ा होगा इधर भी, और यहाँ भी कोई CH2 जुड़ा होगा, यहाँ भी कोई CH2 जुड़ा होगा। ऐसा ही यहाँ होगा, यहाँ जुड़ा होगा CH2 इधर से भी और इधर से भी, और यहाँ भी कोई जुड़ा होगा CH2, यहाँ भी कोई जुड़ा होगा। तो इस तरह जो ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती है ना, इस तरह की लंबी लंबी श्रृंखलाएं किस किस के बीच, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के जुड़ने के कारण जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं, उन लंबी श्रृंखला यानी उस लंबे बहुलक को कहते हैं नोवोलैक। क्या कहते हैं, नोवोलैक। तो पहले क्या बनता है, नोवोलैक बनता है। नोवोलैक का मतलब यह है कि लंबी श्रृंखला इस तरह की, अभी इन दो श्रृंखलाओं को आपस में नहीं जोड़ा है, लिख देता हूं मैं। नोवोलैक का मतलब है लंबी श्रृंखला। तो पहले तो बनता है नोवोलैक यानी लंबी श्रृंखला बनती है, और फिर इन दो श्रृंखलाओं के बीच भी तो कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि H2O तो यहां से भी निकलेगा, ये निकलेगा H2O, निकल गया बेटे, और यहां से भी H2O निकलना शुरू हो जाता है यदि और गर्म करोगे आप। तो फिर क्या होगा बेटे, ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ेंगी किसके द्वारा, CH2 के द्वारा, CH2 के द्वारा। तो यहां मैं लिखूंगा CH2, और दोनों श्रृंखलाओं को हमने जोड़ दिया है, और इसी तरीके से यहाँ CH2 लिखा है और दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ दिया है। तो जब ये श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं तो बनता है बेकेलाइट। तो अब बनता है बेकेलाइट, बेकेलाइट। और बेकेलाइट को आपको समझना है कि बेकेलाइट एक 3D नेटवर्क है। क्या है, 3D नेटवर्क यानी त्रिविमीय जाल है। ये तो एक जाल ही बन गया, और त्रिविमीय का मतलब हमारी तरफ भी होगा, बोर्ड के पल्ली तरफ भी होगा, राइट भी, लेफ्ट भी, ऊपर भी, नीचे भी, सारी दिशाओं में। तो ध्यान रखना है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो लंबी श्रृंखलाएं पहले बनेगी उन्हें कहते हैं नोवोलैक, और उसके बाद वे लंबी श्रृंखलाएं भी आपस में कनेक्ट हो जाती हैं CH2 के द्वारा। तो जो हमें बहुलक प्राप्त होता है उसे कहते हैं बेकेलाइट। ध्यान रखोगे इस चीज को। अब हम बात करेंगे इसके गुण व उपयोग की। गुण व उपयोग, बेकेलाइट के कौन कौन से गुण हमें याद रखने हैं, ठीक है। नंबर एक तो ये तिर्यक संयुग्मी होता है, तिर्यक संयुग्मी यानी तिरछा भी जुड़ा होता है। देखो ये जुड़ा हुआ ना, तिर्यक संयुग्मी, तिर्यक संयुग्मी होता है और ताप दृढ़ होता है। एक काम कर लो आप, इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा। तिर्यक संयुग्मित लिखो, तिर्यक संयुग्मित व ताप दृढ़ बहुलक है। पता है ना, ताप दृढ़, जैसे आपने कहा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, गर्म करने पर क्या हो जाता है, कठोर, ठीक है। जितना गर्म करोगे उतना दृढ़ हो जाएगा, मजबूत। नंबर 2 कठोर होता है। बेकेलाइट कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे इसके उपयोग की। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग हम करते हैं बेकेलाइट का। बहुत खास चीजें हैं, ध्यान से देखना। एक तो रिकॉर्ड बनाने में, रिकॉर्ड प्लेट तो पहले आती थी, अब तो रिकॉर्ड प्लेट का प्रयोग हम करते ही हैं। एक बेटे फाउंटेन पेन बनाने में, ये रिकॉर्ड जो लिखा है ना, ये रिकॉर्ड है। वो जो रिकॉर्ड बजता था गोल गोल, उस पर प्लेट रखी जाती थी तवे जैसी, तो वो रिकॉर्ड बनाने में हम बेकेलाइट का प्रयोग किया करते थे। और बेटे फाउंटेन पेन बनाने में, फाउंटेन पेन तो अब दोबारा फिर प्रचलन में आ गए हैं, इंक वाले पेन। तो फाउंटेन पेन भी किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के। और कंघे बनाने में, कंघे बहुत अच्छे कंपनियों के जो कंघे हैं बेकेलाइट के बने होते हैं, ठीक है। और बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं बेकेलाइट के, ये तो मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि बिजली के उपकरण यदि वायरिंग थोड़ी लूज हो जाती है तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण पिघल सकते हैं।
इसलिए बिजली के उपकरण भी हम किसके बनाते हैं? बेकेलाइट के। और कंप्यूटर की डिस्क, कंप्यूटर की डिस्क भी गर्म हो सकती है, पिघल सकती है, इसलिए कंप्यूटर की डिस्क को भी बेकेलाइट का ही बनाया जाता है। हालांकि कंप्यूटर डिस्क की या फ्लॉपी वगैरह की अब इतनी आवश्यकता नहीं होती है। और आपने एक चीज घर में नोट करी होगी, बर्तन के हैंडल, जो बर्तन होते हैं ना विशेष प्रकार के, जैसे चाय बनाने का, तो बर्तनों के हैंडल भी जिस प्लास्टिक के आपको नजर आती हैं, वो प्लास्टिक वास्तविकता में क्या होती है? बेकेलाइट होती है। बेकेलाइट क्या होती है बेटे? बेकेलाइट। बर्तनों के हैंडल बनाने में भी प्रयोग करते हैं हम बेकेलाइट का। अच्छा, एक चीज और लिख लो आप, स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड यानी स्विच होल्डर वगैरह, स्विच वगैरह, इन सारी चीजों को बनाने में हम प्रयोग करते हैं बेकेलाइट का, और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट को आप फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कह सकते हो। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना है ना। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे मेलेमीन। मेलेमीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में। मेलेमीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बहुत अच्छा बहुलक है, दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। क्या होता है बेटे, सबसे पहले हमें मेलेमीन या मेलामाइन लेना होता है। देखो मेलामाइन कैसा होता है, नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल देखो ऐसा होता है मेलामाइन, ऐसा होता है मेलामाइन, ये जुड़ा हुआ है, कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। एक NH2 यहाँ जुड़ा हुआ है इस कार्बन के ऊपर, एक NH2 इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है, और बेटे एक NH2 इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं बेटे मेलामाइन, MELAMINE, मेलामाइन। यदि इसका रिएक्शन आप फॉर्मल्डिहाइड से करा देते हो ना, CH2O से, क्या है ये? फॉर्मल्डिहाइड। यदि फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं हम, तो क्या होता है कि यहां से क्या होता है, जैसे यहां से एक जगह से तो निकल गया H, ठीक है, और एक जगह से निकल गया OH, तो वास्तविकता में यहाँ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है, जैसे यहाँ आ जाता है NH और यहां से निकला CH2OH, यानी NH के बाद CH2OH इस पे जुड़ जाता है, जो का तुम NH और CH2O, यहाँ से जो H आया वो H यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। देखो जरा ध्यान से कैसा बनता है, लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक तो N ये है, ये N है, एक N ये है, और एक N है ये। पहले इस रिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, चलो ये हुआ रिंग कंप्लीट। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये भी डबल बॉन्ड है। यहाँ तो चलो अभी NH2 ही लिखते हैं, बाद में देखते हैं कोई चेंज करना है या नहीं। यहाँ देखो ध्यान से जरा, ये समझने वाली बात है। NH ये लिख दिया NH, NH के बाद मैं लिखूंगा CH2, और फिर लिखूंगा O, और एक H था यहाँ का OH। इस तरीके से देखो, समझ में आई क्या बात? तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसे आप कह सकते हो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये जो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के यदि N अणु आपके पास हैं, यदि हमने N अणु तो लिए किसके? मेलामाइन के। N अणु हमने लिए किसके? फॉर्मल्डिहाइड के। तो N अणु ही हमें मध्यवर्ती के मिलेंगे। और मध्यवर्ती के N अणु जब आपस में जुड़ते हैं,
मध्यवर्ती के जब n अणु यानी कई हजार अणु आपस में जुड़ते हैं तो होता है बहुलकन या पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण, और इस क्रिया में निकलता है H2O। जब इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, क्या निकलता है? H2O निकलता है। कहीं से तो H निकलेगा और कहीं से OH निकलेगा, ये कहीं से H निकलेगा कहीं से OH, ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी। सिर्फ हमने रिएक्शन यहाँ दिखाई है, यहाँ नहीं दिखाई है, और यहाँ भी नहीं दिखाई है रिएक्शन, पर रिएक्शन बेटे यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, और सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? देखो, N के N अणु, ये N है, ये N है और ये N है, ये रिंग हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही तो होगा बेटे रिंग, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड। ये क्या होता है, जैसे ये NH2 है तो मैं यहाँ NH दिखा सकता हूँ और यहाँ एक बॉन्ड दिखा सकता हूँ जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। यहाँ NH दिखाया और एक बॉन्ड फ्री दिखाया जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। यहाँ देखो जरा ध्यान से, NHCH2, NH और CH2, ये बॉन्ड दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये सारे इस तरह के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, हम लिख सकते हैं होल N। और ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने आया है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, या मेलामाइन पॉलीमर भी कह सकते हो आप इसे मेलामाइन पॉलीमर भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, मेलामाइन पॉलीमर, ठीक है, मेलामाइन पॉलीमर, थोड़ा बड़ा लिख दूं जरा, पॉलीमर MER, या फिर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, चलो लिख देते हैं मेलेमीन, हिंदी में मेलेमीन कहते हैं ना। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ये बनता है, या मेलामाइन पॉलीमर भी आप इसे कह सकते हो। और इसके उपयोग की बात करते हैं। चलो, उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ उपयोगी है? आप कभी शादियों में, पार्टियों में या बर्थडे पार्टी में गए होंगे, किसी होटल में या किसी बैंक्वेट हॉल में या कहीं भी, जैसे प्रोग्राम होता है शादियों का, तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो प्लेट्स होती हैं या क्रॉकरी जो होती है वो एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक की बनी होती है। और वो जो विशेष प्रकार का प्लास्टिक है वो बेटे क्या है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है या मेलामाइन पॉलीमर है। या फिर आप क्रॉकरी की शॉप पर जब जाते हो ना सामान खरीदने, जैसे घर के लिए चाय के कप लेने जाना है या प्लेट्स या डिनर सेट लेने जाना है, तो यदि आप शॉपकीपर को कहोगे कि अंकल मेलामाइन के बर्तन दिखा दीजिए, मेलामाइन का डिनर सेट दिखा दीजिए, तो मेलामाइन के डिनर सेट में आपको जो प्लास्टिक के प्लेट्स मिलेंगे या बाउल्स मिलेंगे, जो भी मटेरियल मिलेगा वो एक प्लास्टिक जैसा आपको नजर आएगा, पर वास्तविकता में वो प्लास्टिक नहीं है। क्या है बेटे? मेलामाइन है, मेलामाइन पॉलीमर है या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। तो ये जो है ना कठोर होता है, कठोर व दृढ़। कौन? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो आप लिख सकते हो कठोर व दृढ़ होने के कारण, न टूटने वाले बर्तनों के निर्माण में, न टूटने वाले बर्तनों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है मेलामाइन पॉलीमर का या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे ये सभी बहुलक या ये सभी पॉलीमर हमारे कोर्स में थे और हमने इन सभी पॉलीमर्स को डिस्कस कर लिया है। यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आएगा, इस चीज का ध्यान रखना,
ये जितने भी पॉलीमर या बहुलक मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, इनमें से बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा और मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी जरूर क्वेश्चन आएगा। इसलिए इन बहुलकों को, इन पॉलीमर्स को आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है। ठीक है बेटे, रेगुलर स्टडी करते रहो बस। कल हम बात करेंगे रबर के बारे में। रबर कह दो या हमारी इंडियन लैंग्वेज में रबड़ कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।